हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा के प्यार में पड़े लड़के ने माँ से कही ऐसी बात, वह तुरंत शादी के लिए तैयार हो गई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीला छत पर कपड़े फैला रही थी, तभी तेज हवा के झोंके से उसका दुपट्टा उड़कर बगल की छत पर चला गया। नीला ने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, पर वह पकड़ नहीं पाई। उसने मुंडेर से झांक कर देखा तो उसका दुपट्टा एक नवयुवक के ऊपर जाकर गिरा था। वह सर्दियों की धूप में अपनी छत पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। नीला ने सुना वह बड़बड़ाते हुए कह रहा था, ये किसका दुपट्टा है? और वह अपने सर से दुपट्टा हटाने लगा। तभी उसकी नज़र नीला पर पड़ी और वह नीला को देखता ही रह गया। नीला थी ही इतनी सुंदर कि जो उसको देखता बस देखता ही रह जाता था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होठ, काले रेशमी बाल और चेहरे की मासूमियत उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते। नीला की नज़र जब उस नवयुवक से मिली तो उसने शर्मिंदगी जाहिर करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, ये मेरा दुपट्टा है, मेरी गलती से उड़कर यहाँ आ गया है। नीला की आवाज़ इतनी मधुर थी जैसे किसी ने सितार के तारों को छेड़ दिया हो। वह नवयुवक मंत्रमुग्ध था, नीला को देख रहा था। तभी घबराकर नीला ने कहा, मेरा दुपट्टा मुझे दे दीजिए। नीला की बात सुनकर वह नवयुवक जैसे नींद से जागा हो। उसने दुपट्टा देते हुए मुस्कुराकर कहा, लीजिए आपका दुपट्टा। मेरा नाम नीलेश है, मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। क्या आप मीता भाभी की रिश्तेदार है? जी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ, नीला ने धीरे से कहा और अपना दुपट्टा लेकर जाने लगी। आपने अपना नाम नहीं बताया, नीलेश ने जोर से कहा। मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। इतना कहकर नीला सीढ़ियों से नीचे उतर गई। अरे नीलू, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या छत पर तूने कोई भूत देख लिया है? मीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। दीदी, मेरा दुपट्टा उड़कर पड़ोस वाली छत पर चला गया था। वह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कैसी लापरवाह है लड़की है, ये सोचकर मैं घबरा गई हूँ, नीला ने धीरे से कहा। इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? हवा से उड़ गया होगा, मीता ने लापरवाही से कहा और अपने कामों में लग गई। उधर नीलेश नीला के बारे में सोचता रहा और शाम को नीला से मिलने के बहाने मीता के घर आ गया। अपने घर में नीलेश को देखकर नीला घबरा गई। वह वैसे भी किसी को भी देखकर घबरा जाती थी। नीला का घबराया हुआ चेहरा देखकर नीलेश ने मुस्कुराते हुए मीता से पूछा, भाभी, आपकी बहन मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही है? क्या मैं देखने में डरावना हूँ? नीलेश की बात सुनकर नीला चुपचाप अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मीता ने गहरी सांस लेकर कहा, नीलेश भैया, नीला यह आपको देखकर नहीं घबरा रही है, ये तो सभी को देखकर घबरा जाती है। ये पहले ऐसी नहीं थी, पर ईश्वर ने इसके जीवन में जो दुख दिया है उसके बाद यह ऐसी हो गई है। भाभी, ऐसा क्या हुआ था जिसने नीला जी के जीवन को ही बदल दिया? नीलेश ने गंभीर लहजे में पूछा। नीलेश भैया, मेरी बहन एक विधवा है, लोग उसे मनहूस समझते हैं, इसीलिए वह किसी के सामने पढ़ना नहीं चाहती, और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह घबरा जाती है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसका अपमान न कर दे, मीता ने दुखी होकर बताया। इसमें नीला जी का क्या दोष है? ये तो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, तो लोग उन्हें क्यों दोषी समझते हैं? नीलेश ने आश्चर्य से पूछा। ये समाज ऐसा ही है, उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, मीता ने दुखी होकर कहा। भाभी, आप लोगों ने नीला जी की दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं की? नीलेश ने पूछा। नीलेश भैया, कौन करेगा एक विधवा से शादी? अब शायद मेरी बहन दोबारा अपने जीवन में शगुन का जोड़ा नहीं पहन पाएगी, मीता ने गंभीर लहजे में कहा। मीता की बात सुनकर नीलेश के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने कहा, कुछ नहीं, बस वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। मीता आश्चर्य से नीलेश को जाते हुए देखती रही, फिर कुछ सोचते हुए वह भी नीलेश के पीछे चली गई। नीलेश सीधे अपने घर पहुँचा। उस समय उसकी माँ सावित्री हॉल में बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी।
मैं क्या बताऊं, नीलेश को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मैंने तो उससे कह दिया है कि अगर कोई लड़की तुझे पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उससे ही तेरी शादी करवा दूंगी। अब मैं उसकी शादी करके गंगा नहाना चाहती हूँ, पर मेरे बेटे को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती। तभी सावित्री जी की नज़र नीलेश पर पड़ी। उन्होंने फ़ोन काट दिया और नीलेश से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? बिना बताए मैं कितना परेशान थी। माँ, मैं आपके लिए बहू ढूंढने गया था, नीलेश ने हंसते हुए कहा। अच्छा, माँ से मजाक करता है, अभी बताती हूँ तुझे, सावित्री ने नीलेश के कान खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं सच कह रहा हूँ माँ, आप पहले मेरा कान छोड़िए, फिर मैं आपको सब बताता हूँ, नीलेश ने अपनी माँ से कान छुड़ाते हुए कहा। अच्छा, अब बता कि तू क्या कहना चाहता है? सावित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसी समय मीता भी वहाँ आ गई। नीलेश और सावित्री जी की बात सुनकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। नीलेश ने अपनी माँ को नीला के बारे में बताया और ये भी कहा कि वह नीला से शादी करना चाहता है। नीलेश की बात सुनकर सावित्री जी पहले भड़क उठी। फिर जब नीलेश ने उनसे कहा, माँ, इसमें नीला जी का क्या दोष है? क्या कोई लड़की अपनी मर्जी से विधवा का लिबास पहनना चाहती है? क्या किसी विधवा को दोबारा शगुन का जोड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? माँ, नीला को मैंने देखा है, वह बहुत ही सुंदर और मासूम है। मीता भाभी बता रही थी, वह शादी के 1 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। उसके पति पुलिस में थे, आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए। वह तो एक शहीद की विधवा है, उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए, पर लोग उसका सम्मान नहीं अपमान कर रहे हैं। माँ, आप मुझे शादी करने के लिए दबाव डालती रहती है। अब मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप मेरी शादी नीला के साथ करवा दीजिए। मैं जानता हूँ मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, वह खुशी खुशी नीला को अपनी बहू बनाने को तैयार हो जाएगी, नीलेश ने अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए कहा। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए नीलेश को देखा और कहा, यहाँ क्यों बैठा है? उठो, मेरे साथ बाजार चलो, मुझे अपनी बहू के लिए शगुन का जोड़ा खरीदना है। अपनी माँ की बात सुनकर नीलेश का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपनी माँ की गोद में मुँह छिपा लिया। दरवाजे पर खड़ी मीता ने सावित्री जी की बातें सुन ली थी। सावित्री जी की बात सुनकर मीता की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आए और वह श्रद्धा भरी नज़रों से सावित्री जी को देख रही थी।